बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्टिसन का नियम। तो पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मार्टिसन का जो रूल है उसे पढ़ेंगे। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग ये है कि बात प्रयोगों के आधार पर देखा गया है कि नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट कंडीशन में है, तो उस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो अपवाह वेग है, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो नियत रहती है। अपवाह वेग भी क्या रहता है? नियत रहता है। यह तब ही संभव है, यानी कि ये जो स्थिति है, ये जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो यह जो कंडीशन है यह कब संभव है? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति के दौरान, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा उत्पन्न जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति के दौरान इनकी जालक परमाणुओं से टक्कर हो जाए और ऊर्जा का क्षय हो, ताकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत गति त्वरण रहित हो जाए। इस स्थिति में ही यह चीज़ संभव है कि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो क्या रहे? नियत रहे। तो ये पॉसिबिलिटी कब संभव है? जब जो वायु विद्युत क्षेत्र है उससे कारण जो उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी त्वरित गति के दौरान जालक परमाणुओं से टक्कर हो और ऊर्जा का क्षय इतना हो कि ताकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी औसत जो गति है वो त्वरण रहित हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं हो। तो उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण सहित होगी तो वेग कांस्टेंट नहीं रहता, और त्वरण रहित होगी जो उनकी जो औसत गति है वो यदि त्वरण रहित है तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, नियत होगी। यह टक्कर वास्तव में मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं जालक आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन होता है और ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय या ह्रास होता है। मुख्य प्रकीर्णन कर्ता निम्न प्रकार होते हैं। जो मुख्य प्रकीर्णन करता है वो निम्न प्रकार से हैं। देखते हैं किस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। तो नंबर 1, जालक आयनों के तापीय कंपनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। जो जालक आयन हैं उनके तापीय कंपनों द्वारा, जालक आयनों के तापीय कंपनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। धातुओं में ताप बढ़ाने के साथ ही इलेक्ट्रॉन की टक्करें बढ़ती है और प्रकीर्णन भी क्या होता है? बढ़ता है। ये हम जानते हैं कि और ताप कम करने पर टक्करें कम होती है और प्रकीर्णन भी घटता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी चालकों में जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ चालकों में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी नियत डायरेक्शन से इर्द गिर्द किसी भी डायरेक्शन में जो है टक्करें करने लगते हैं और प्रकीर्णन बढ़ता जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर कम करते हैं तो टक्करें भी कम होती जाती है। नंबर 2 हम देखें, जालक दोषों द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन। जो जालक दोष हैं उन जालक दोषों द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन किस तरह से होता है? यह न्यून ताप पर मुख्य रूप से प्रभावी होता है। जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल न्यून हो
तो न्यून ताप की कंडीशन पे यह जो प्रभाव है मुख्य रूप से देखा जाता है चालक दोषों द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन। और इसके कारण प्रतिरोधकता धातु के ताप पर निर्भर नहीं करती। तो उस कंडीशन में जब न्यून ताप की कंडीशन है तो जो प्रतिरोधकता का मान है वो ताप पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। नंबर 3, धातुओं में उपस्थित अशुद्धि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन। जो धातुएं हैं, धातुओं में जो उपस्थित अशुद्धि हैं, परमाणु हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन किया जाना। तो न्यून तापों पर अशुद्ध परमाणुओं द्वारा न्यून तापों पर अशुद्धि परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन अन्यों की तुलना में, यानी कि अन्य जो प्रकीर्णन होते हैं उनकी तुलना में अधिक प्रभावी होता है, परंतु इसके कारण प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर नहीं करती है। उपरोक्त जो तीनों प्रकार के प्रकीर्णनों हमने पढ़े हैं, उन प्रकीर्णनों द्वारा प्रतिरोधकता पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम मानकर के चलते हैं, माना कि NX ये कैपिटल N है, NX मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समूह जालक में से होते हुए बिना टकराए x दूरी तय करता है, यानी कि x दूरी क्या करता है, वो तय करता है, तथा इनमें से dn इलेक्ट्रॉन x तथा x प्लस dx दूरी के मध्य टक्कर करते हैं। प्रायिकता सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या dn दूरी dx तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या nx के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dn इज प्रोपोर्शनल टू nx dx। इस तरह से होगा, यानी कि जो dn है वो nx dx के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो dn इज इक्वल टू माइनस nx अपॉन लेमड़ा dx। यहाँ जो लेमड़ा हम ले रहे हैं वो है माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन जालक कंपन के कारण, अशुद्धि आयनों के कारण और जालक दोषों तीनों के कारण संभव होता है। अतः dn इज इक्वल टू dnT, यानी कि जालक कंपनों के कारण, dni यानी कि अशुद्धि आयनों के कारण, dnd यानी कि जालक दोषों के कारण ये संभव है प्रकीर्णन। तो यहाँ हम सभी के अलग अलग लेमड़ा की वैल्यू रखते हैं। तो माइनस का nx dx अपॉन लेमड़ा t, माइनस nx dx अपॉन लेमड़ा i, माइनस nx dx अपॉन लेमड़ा d के रूप में यहाँ हमने वैल्यू रखी। माइनस को हमने यहाँ कॉमन लिया, माइनस nx dx को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन लेमड़ा t प्लस 1 अपॉन लेमड़ा i प्लस 1 अपॉन लेमड़ा d के रूप में ये पद है। तो तीनों इसका जो सम हम ले रहे हैं, तो dn इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन लेमड़ा nx dx के रूप में ये पद हमें यहाँ फाइंड आउट होता है। दोषों से लेमड़ा t, लेमड़ा i और लेमड़ा d जालक कंपन, अशुद्धि आयन और जालक दोषों से इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के माध्य मुक्त पथ कहलाते हैं। ये इनके कारण जो है माध्य मुक्त के पथ कहलाते हैं, ये पहले भी हम जान चुके हैं। तो माध्य मुक्त जो पथ है 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा t प्लस 1 अपॉन लेमड़ा i प्लस 1 अपॉन लेमड़ा d के रूप में। और चूंकि लेमड़ा इज इक्वल टू vf टो, यानी कि जो माध्य मुक्त पथ है, तो पथ जो दूरी बराबर चाल इंटू समय लेते हैं हम,
तो ये अगर दूरी है तो चाल, और ये टो यहाँ समय के रूप में है। तो वी एफ अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू वी एफ अपॉन लेमड़ा टी, वी एफ अपॉन लेमड़ा आई प्लस वी एफ अपॉन लेमड़ा डी। तो ये पद किसके रूप में हो जाएंगे? 1/टो टी, 1/टो आई, 1/टो डी के रूप में हम इन सभी पदों को लिख सकते हैं। दोनों तरफ, अब जो दोनों तरफ की इक्वेशंस हैं, दोनों तरफ के इक्वेशंस को हम m अपॉन n क्यू स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। किसी भी समान पद से दोनों अगर तरफ यदि हम गुणा करते हैं तो उन पदों की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो दोनों तरफ जो है m अपॉन n क्यू स्क्वायर से हम दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो गुणन करने पर हम देख सकते हैं कि ये जो पद हमें फाइंड आउट हुआ ये कहलाती है आपके प्रतिरोधकता, यानी कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n क्यू स्क्वायर टो। तो जो कुल प्रतिरोधकता होगी वो जालक कंपन, अशुद्ध आयन और जालक दोषों के कारण जो प्रतिरोधकताएं उत्पन्न हो रही है उन सभी का योग के बराबर प्राप्त होती है। यह जो उपरोक्त समीकरण हमने देखी, यह उपरोक्त समीकरण विद्युत प्रतिरोधकता का मार्टिसन नियम कहलाता है, जहाँ रो टी, रो आई व रो डी जालक आयन, अशुद्ध परमाणु एवं जालक दोषों द्वारा प्रतिरोधकता में योगदान होता है। इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो टी के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ रो इज इक्वल टू रो आई प्लस रो डी के रूप में है। इनकी ताप के साथ निर्भरता अत्यल्प होती है और न्यून तापों पर अधिक प्रभावी होती है। इसका मान अशुद्धि सांद्रता में वृद्धि के साथ बढ़ता है, यानी कि जितनी हम अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि की सांद्रता, अशुद्धि को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम वीडेमैन फ्रांज का नियम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।